नेक्स्ट है बेसिस। बेस आपको बता दिया है जिसकी 7 से अबव पीएच होगी, तो कुछ बेसिस डीएक्टिवेट कर देती हैं एंजाइम को दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं प्रॉपर, ठीक है। उनको काम करने के लिए अपना एसिडिक पीएच चाहिए, लेकिन वो अगर बेसिक पीएच कर दें उनकी, तो उनको प्रोवाइड अगर बेसिक पीएच करें तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम है जो मैदा शरीफ के अंदर होता है, एक्ट एट एसिडिक पीएच 1 to 2, मतलब 1 से 2 पीएच पे, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक HCl की प्रेजेंस के अंदर काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो एट अल्कलाइन पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, उसकी अल्कलाइन पीएच करेंगे यानी बेसिक पीएच करेंगे वो तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो ये उसकी क्या पढ़ रहे हैं हम, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है सारी किसकी, एंजाइम की। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के, टेम्परेचर पे एंजाइम क्या करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, एक खास टेम्परेचर होता है यानी अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, वर्किंग के लिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बर्दाश्त हो सकता है, जिस तरह हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। ये आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसमें पता होना चाहिए, बेशक आप नेट से सर्च कर लेना, लेकिन हम यहाँ पे वैसे पढ़ रहे हैं, एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक नहीं समझाया जा सकता। 96 टू फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्ड बिटवीन 35 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस। तो कहता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये इनएक्टिव होगा, 10 से 20 पर वेरी लिटिल एक्टिव होगा, देखो ना 35 से 40 तक ये मैक्सिमम एक्टिवेशन होगी इसकी। ऊपर बताया गया है कि इस टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी वर्किंग प्रॉपर कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काम करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है ना, तो यहाँ पे देखो 35 से 40 के दरमियान एंजाइम वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो 50 का टेम्परेचर होगा, बंदे को बुखार अगर होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, अगर 60 हो जाएगा तो तबाह हो जाएगा। इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि अगर सॉलिड कंडीशन के अंदर है एंजाइम तो वो 100 तक भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, मतलब एंजाइम अपना रिएक्शन कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन अ टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। किसी भी टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर कुछ स्टेज आते हैं, जिस स्टेज की बुनियाद पे उन स्टेजेस की बुनियाद पे हम इसका रिएक्शन को, मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले एंजाइम है, जिस चीज के ऊपर फेंक रहे हैं, जिसके ऊपर उसने एक्ट करना है सबस्ट्रेट, उसका आपस में बॉन्ड बनेगा, तब आगे को प्रोडक्ट बनेगी। अगर एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ लिंक ही नहीं होगा, कम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम परमिट्स देम टू रिकॉग्नाइज देयर सबस्ट्रेट। कहता है कि इस एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, XYZ प्लेन के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की। कैपिटल E लिखा हुआ है एंजाइम के लिए, वो परमिट करता है, इजाजत देता है इसको टू रिकॉग्नाइज, कि वो पहचाने किसको, अपने सबस्ट्रेट को। हर एंजाइम आपने पढ़ा होगा कभी कि हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, हर सबस्ट्रेट के लिए, हर रिएक्शन के लिए मखसूस एंजाइम होता है। तो सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, ठीक है, कि वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि वो स्ट्रक्चर उसको इजाजत देती है, अलाउ करती है कि वो अपना सबस्ट्रेट को पहचाने इन स्पेसिफिक मैनर, एक मखसूस तरीके से, ठीक है। तो वो सारा उसका मेथड होता है। एंड टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और जब वो पहचानेगा उसके साथ एंजाइम का सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिले और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। E+S इज गोइंग टू ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बनेगा तो नेक्स्ट आगे एरो लेकर बेशक आप लिख लो कि यहाँ पर आगे प्रोडक्ट्स बन रही हैं। नेक्स्ट है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर आके वर्क करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट को पहले रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, फिर उसके साथ आगे रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगी। अब एंजाइम ने आगे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट के साथ एंजाइम का वो वाला पार्ट जो बॉन्डिंग कर रहा है, वो वाला पार्ट जो कैटालाइज कर रहा है, वो वाला पार्ट जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है, एंजाइम का वो पार्ट जो सबस्ट्रेट के साथ
बॉन्डिंग कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है या फिर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट डेफिनेशन, द बाइंडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द प्लेस ओवर द एंजाइम। कहता है कि एंजाइम की वो जगह जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है, ठीक है, कॉल्ड द सबस्ट्रेट साइट या फिर एक्टिव साइट। या फिर इसकी डेफिनेशन है दैट कैटालाइटिक साइट, जो कैटालाइसिस करती है, स्पीड अप किसी रिएक्शन को करती है। जिस तरह इंसान की बॉडी के अंदर खाना जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, मुंह के अंदर, मुंह से जा रहा है, ठीक है, ओरल कैविटी, तो ये कैटालाइटिक साइट हो सकती है। तो कैटालाइटिक साइट कैन बी कंसीडर्ड टू द फंक्शन एज क्लेफ्ट that can trap the substrate from which it has a high affinity and great specificity। कहता है कि ये जो कैटालाइटिक साइट है उसको कंसीडर कर सकते हैं कि टू दी फंक्शन, उसके फंक्शन की बुनियाद पे, एज क्लेफ्ट दैट, एक क्लाफ्ट बनता है, एक खाली जगह है, यानी दैट कैन ट्रैप सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को अपने साथ फंसा सकता है, यानी बॉन्डिंग बना सकता है, सिंपल वही बात है। फॉर विच, जिसके साथ, इट हैज अ हाई अफिनिटी, जिसके साथ उसकी अफिनिटी होगी, मतलब अट्रैक्शन होगी, रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचान कर उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, या फिर ग्रेट स्पेसिफिसिटी होगी, महसूस होगा कि ये वाला एंजाइम, पता चल जाएगा कि मैं इस सबस्ट्रेट के लिए हूँ, अब सबस्ट्रेट को पता चल जाएगा कि ये एंजाइम ही है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम का कम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग ईपी। अब देखो ना, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बन गया ना, अब इसको आगे मैंने ऊपर बताया कि तीसरा एरो देके ईपी लिख लो, तो ई एंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बना, और फिर ई प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम, एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से रिलीज हो जाएगी, यानी एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट जिस तरह पहले एंजाइम के साथ बॉन्ड बनी थी, तो एंजाइम हूबहू उस तरह बगैर यूज हुए उतर जाएगा, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो सारा रिएक्शन तरीका वारदात आपको पता चल गया। तो एंजाइम प्रोडक्ट है, तो ये आगे नेक्स्ट एरो इज गोइंग टू, एरो को इज गोइंग टू बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर E प्लस P, प्रोडक्ट बन गई। द सीक्वेंस एंजाइम फ्रीड फ्रॉम द प्रोडक्ट कैन नाउ ऑन एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड सो ऑन। ये एंजाइम जो यहाँ से इस प्रोडक्ट से इसकी जान छुट्टी है, ये किसी और सबस्ट्रेट को लेकर उसके साथ कम्प्लेक्स बनाकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर इस तरह किसी और के साथ इस तरह करते करते स्पीड अप करते करते एक एंजाइम है तो एक थोड़े से वक्त में ढेर सारे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो जनरल रिएक्शन ये था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके साथ बॉन्ड बनाया पहचान कर, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। थर्ड में है ईपी, प्रोडक्ट बन गई। अब प्रोडक्ट बनी है लेकिन एंजाइम साथ से अटैच है। लेकिन फोर्थ आखिरी लास्ट वन एरो में देखो, एंजाइम प्लस पी, सबसे एंजाइम और प्रोडक्ट का अलग की होगी, मतलब एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये एक पिक है, यानी एंजाइम और एंजाइम है, ठीक है, उसने क्या किया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया हुआ, ये वाली जो साइड है जिसके साथ जहाँ पे आके एंजाइम लगा हुआ उसको एक्टिव साइड कहते हैं, ठीक है, बाकी एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम देखो ना, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया उसको, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट का सारा रिएक्शन था। तो यहाँ तक आपका इंट्रो ऑफ एंजाइम, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, तो ये सारा इसके अंदर एक्टिविटी और सब कुछ आ गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी वर्किंग आइंदा स्टार्ट करेंगे।